हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EAGS स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे नागवंशीय शासन व्यवस्था को। जनजातीय शासन व्यवस्था के इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पिछले वीडियो में जानकारी ले चुके हैं संथाल के जनजाति के बारे में। उरांव, मुंडा, हो और खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था को हम लोग देख चुके हैं। यदि आप में से कोई इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख लें। आइए देखते हैं इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत क्या था, क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स हमको याद रखने हैं। हम आपको यहाँ बता दें कि जितने भी टॉपिक आपको हम बता रहे हैं वो पीटी के नज़रिए से है। पीटी को ध्यान में रखते हुए ही हम उन मटेरियल्स को कलेक्ट किए हैं। अब देखते हैं इस शासन व्यवस्था को। तो इस शासन व्यवस्था को भी मैंने यहाँ 4 भागों में बांटा है। पहले भाग में हम लोग जानकारी लेंगे, इस शासन व्यवस्था का परिचय देखेंगे और उसके बाद देखेंगे इस शासन व्यवस्था में कितने स्तर थे। तीसरे भाग में देखेंगे शासन व्यवस्था के प्रमुख पदाधिकारियों को और चौथे भाग में देखेंगे मिसलेनियस चीज़ को। आइए शुरू करते हैं, इस शासन व्यवस्था का छोटा सा परिचय लेते हैं। ठीक है, परिचय में सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस वंश का संस्थापक कौन है, यानी कि नागवंश का स्थापना किसने किया था। तो नागवंश का स्थापना किया था फनी मुकुट राय ने। ठीक है, अभी यहाँ से ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, संस्थापक कौन है? तो फनी मुकुट राय। कब स्थापना किया था? तो 64 AD में। ठीक है, 64 AD में स्थापना माना जाता है, लेकिन इस ईस्वी सन में इस टाइम को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। लेकिन एक जो सर्वमान्य माना जाता है वो 64 AD को लेकर है। ठीक है, तो आप 64 AD को मानिए। कोई विद्वान है जो पहली शताब्दी मानते हैं, लेकिन आप इसको 64 AD मान करके चलें। ठीक है, अंतिम शासक इस शासन का, नागवंशी शासन का अंतिम शासक जो था वो था चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव। यानी कि पहला शासक कौन था? प्रथम शासक वो था फनी मुकुट राय। यहाँ ये बता दें कि फनी मुकुट राय जो था उसने अपनी राजधानी सुतियांबे को बनाई थी और अंतिम शासक जो था चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव, इसने जो राजधानी बनाई थी वो था रातूगढ़। यानी कि प्रथम राजधानी वो नागवंश की प्रथम राजधानी सुतियांबे और अंतिम राजधानी रातूगढ़। ठीक है, प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान में रखेंगे। अब इसको देखते हैं कि अंतिम शासक को कोई पराजित नहीं किया है। जैसे अन्य शासन में देखते हैं, अन्य वंश में देखते हैं, मुगल वंश में देखते हैं, चाहे आप गुलाम वंश में देखते हैं, तो इसके अंतिम शासक को किसी ने पराजित नहीं किया था, जब बल्कि इस शासन का अंत हुआ 1963 में, जब बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून बना। उस कानून के अंतर्गत इनका चिंतामणि शरणनाथ शाहदेव की जमींदारी जब्त कर ली गई। इसके साथ ही इस वंश का जो शासन व्यवस्था था वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो यहाँ याद रखेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस नागवंशी शासक का शासन बिहार जमींदारी उन्मूलन कानून के अंतर्गत समाप्त हो गया था। तो कौन होंगे? तो अंतिम शासक चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव। ठीक है, अब आगे देखते हैं इससे आगे क्या है। इससे आगे एक किताब है जिसका नाम है छोटा नागपुर का इतिहास। इसके लेखक हैं BP केसरी, जिसमें इस वंश से संबंधित तथ्यों का या उस वंश से संबंधित जो जानकारी है उसका उल्लेख इन्होंने किया है। उसके बाद इस शासन के अंतर्गत जो आपको याद रखना है कि इसी शासन में मुगल वंश के दौरान मुगल जो शासक था जहांगीर, उसने नागवंशी शासक राजा दुर्जन साल को 12 वर्षों तक कैद करके रखा था और 12 वर्षों के बाद उसने इसे कैद से रिहा किया था। इसके पीछे भी एक कहानी है, हम यहाँ उस कहानी को नहीं बता रहे हैं, कहानी आपको बताएंगे जिस समय झारखंड का इतिहास बताएंगे।
यहाँ हल्का सा आपको बता दे रहे हैं कि दुर्जनशाल जो है वो हीरे का पारखी है। ये हीरे को देख करके ही बता सकता है कि वो कितना गुण वाला है या वो कितनी क्वालिटी वाला है। इसी गुण से प्रभावित होकर इस दुर्जनशाल को जहांगीर कैद से रिहा कर देता है और इसे 6,000 रुपया वार्षिक कर के रूप में, टैक्स के रूप में देने को कहता है, जिसे दुर्जनशाल स्वीकार कर लेता है। यहाँ ये भी याद रखें कि दुर्जनशाल को जहांगीर ने शाह की उपाधि दी थी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दुर्जनशाल को शाह की उपाधि किसने दी थी? तो दुर्जनशाल को कैद करने वाला जहांगीर और इसको शाह की उपाधि देने वाला भी जहांगीर था। विशेष इसके बारे में, इस कहानी के बारे में आपको बताएंगे जब हम बताएंगे झारखंड का इतिहास। यहाँ चूंकि हम शासन व्यवस्था के डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बारे में जाना उचित नहीं होगा, बस जो थोड़ी सी कहानी है उसको मैंने बता दिया कि जहांगीर ने दुर्जनशाल को 12 वर्ष तक बंदी बनाया। उसके बाद 6,000 वार्षिक लगान देने पर जब दुर्जनशाल सहमति दिया तो उसे कैद से रिहा कर दिया गया। ठीक है, एक और है वो हीरे वाला कांड है। तो यहाँ ध्यान में रखना कि 6,000, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 6,000 कितना राशि उसने देने को सहमति प्रदान की थी, तो 6,000 रुपया, ये ध्यान में रखेंगे। अब आगे आते हैं कि प्रशासनिक स्तर क्या था। तो प्रशासनिक स्तर, चूंकि ये शासन को, अब यहाँ इसके पीछे की चीज़ों को जरा सा जानना जरूरी है, तब प्रशासनिक स्तर को समझेंगे। नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी, ये तो हम बता चुके हैं। लेकिन फनी मुकुट राय को ये वंश की स्थापना किसी, समझ लीजिए कि एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में मिला था। फनी मुकुट राय ये दत्तक पुत्र था किसका? तो मदरा मुंडा का। मुंडा वंश का यहाँ संस्था पहले राज्य चला करता था, जिसमें इसके बारे में कहें तो मुंडाओं में सबसे पहले झारखंड में राज्य की स्थापना करने का जो सपना है, उस सपने को साकार करने वाला था तो मुंडा समाज। और मुंडा समाज में एक नाम है जो है ऋषा मुंडा, जिसे कि मुंडाओं में आदि पुरुष कहा जाता है। ऋषा मुंडा ने झारखंड में मुंडा राजवंश की स्थापना की और मुंडा राजवंश की स्थापना करने के बाद इसके अंतिम शासक जो थे वो मुंडा वंश के, वह था मदरा मुंडा। और मदरा मुंडा को कोई संतान नहीं थी और कोई संतान न होने के कारण से उसने एक पुत्र को गोद लिया। कहा जाता है, ये कथा है कि फनी मुकुट राय उसको एक क्षेत्र में मिला था जहां उसकी रक्षा बच्चे के रूप में मिला था, नवजात शिशु के रूप में, और उस नवजात शिशु की रक्षा एक नाग कर रहा था अपना फन फैलाए हुए। इसीलिए इसका नाम फनी मुकुट राय रखा गया, उस बच्चे का नाम। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि फनी मुकुट राय मदरा मुंडा का दत्तक पुत्र था और मदरा मुंडा ने अपने सभी मानकियों से, जो उसके सलाहकार थे, उन सभी से सलाह लेने के बाद मुंडा राजवंश जो था, उस राजवंश की सत्ता सौंप दी फनी मुकुट राय को। और तब से यह राजवंश, नागवंशी शासन चलता आ रहा था, जो कि ख़त्म हुआ 1963 को। अब यहाँ आपको समझ में आया होगा कि नागवंशी शासन व्यवस्था का प्रभाव कैसा रहेगा। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में ज़्यादातर प्रभाव देखने को मिलता है मुंडा का, यानी कि मुंडा शासन व्यवस्था का जो चीज़ें वहाँ थी, सेम उसी तरह का प्रभाव देखने को मिलता है नागवंशी शासन व्यवस्था में। और नागवंशी शासन व्यवस्था में चूंकि उनको राज्य मिला था मुंडाओं से, इसीलिए मुंडाओं को नागवंशी लोग अपना बड़ा भाई मानते हैं। यहाँ देखते हैं कि क्या स्तर था। तो यहाँ भी शासन का 3 स्तर है। पहला है ग्राम स्तर पर, दूसरा है पट्टी स्तर पर, और तीसरा है राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर जैसा कि चूँकि राज्य चल रहा था, तो राज्य स्तर पर कौन होगा? तो महाराजा होंगे। ग्राम स्तर पर जो है वो मुखिया कौन होगा? तो मुंडा होगा, महतो। इसका ग्राम का प्रधान कौन है? तो महतो है। और
पट्टी का हेड है मानकी, जिसको कि बाद में भूइहर भी मिलता है इसका नाम। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे कि मानकी को समय के साथ बदलाव जब हुआ तो मानकी को ही भूइहर कहा जाता था। आगे देखते हैं, राज्य स्तर पर इसका मुखिया जो होता था वो महाराजा होता था या राजा होता था। ठीक है, अब देखते हैं इसके प्रशासनिक पदाधिकारी कौन कौन से हैं। तो प्रशासनिक पदाधिकारी में जो किताबों में लिखा है, बीपी केसरी के छोटा नागपुर का इतिहास में या फिर केसी राय का मुंडा एंड देयर कंट्रीज में, उसमें लिखा हुआ है कि नागवंशी शासन व्यवस्था में ग्राम स्तर पर और राज्य स्तर तक में लगभग 22 पदाधिकारी कार्य करते थे। लेकिन उन सभी पदाधिकारियों का कार्य क्या क्या था इसके बारे में उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखें कि इसमें से ग्राम का प्रमुख कौन था, तो महतो था। ठीक है, अब यहाँ 2-3 चीज़ें को मैंने लिखा हुआ है, आप उसको देख लें। ग्राम स्तर पर 22 अधिकारी, महतो ग्राम का प्रमुख है, भंडारी जो है वो अन्न या जो खान पान की चीज़ें हैं उसको कलेक्ट करने वाला है, भंडारिक जो है भंडार गृह का रक्षा करने वाला है। अब देखते हैं पट्टी स्तर पर, तो पट्टी स्तर पर मुखिया कौन है, तो मानकी है, जिसे बाद में भूइहर कहा गया। इस समय मानकी पट्टी स्तर पर एक और पद की स्थापना होती है, एक और पद का क्रिएट किया जाता है जो है जागीरदार। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जागीरदार का कब क्रिएट किया गया होगा, ये पद जागीरदार का पद कब आया होगा। तो जागीरदार का पद कब आया होगा, जब टैक्स वसूलना। ये आप समझ लीजिए कि टैक्स नागवंशी शासन व्यवस्था में बहुत कम लिया जाता था, वो कभी कभार लिया जाता था, जो कि ना के बराबर था। लेकिन जब दुर्जन साल ने 6000 वार्षिक कर देने का मतलब कह दिया कि एग्रीमेंट हो गया, 6000 कर हम देंगे, तो अब था कि कर तो वसूलना था। इस कर को वसूलने के लिए हर एक पट्टी पर एक पद बनाया गया जिसका नाम था जागीरदार, और उस जागीरदार का काम था हर एक क्षेत्र में अपने पट्टी में टैक्स को वसूलना। ठीक है, इसलिए जागीरदार पहले शुरू के शासन व्यवस्था में नहीं है, लेकिन जब मध्यकाल में जब जहांगीर के एग्रीमेंट के बाद, जहांगीर के साथ समझौता जब हुआ, उस समझौता के बाद इस पद को बनाया गया है। ठीक है, अब राज्य स्तर पर देखते हैं। तो राज्य स्तर पर बहुत सारे पद थे। राज्य स्तर पर सबसे प्रमुख कौन होगा, तो राजा होगा। उसके बाद तो दीवान है, पांडे है, कोतवाल है, लाल है, ठाकुर है, ये सारे पद थे। ठीक है, तो यहाँ ध्यान में रखना, राजा प्रमुख है, सब सर्वे सर्वा कौन होगा, तो राजा होगा। उच्च स्तर कौन होगा, तो राजा का स्तर होगा या राज्य स्तर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। इतना हो गया आपका प्रशासनिक पदाधिकारी में। यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है, तो महत्व को ध्यान में रखना है कि ग्राम का प्रमुख कौन है, और पट्टी स्तर पर प्रमुख कौन है, तो मानकी है, जिसको कि बाद में भूइहर कहा जाता है। ये याद रखना है। अब आते हैं इसके कुछ जो अन्य है मिसलेनियस है उसमें। ठीक है, मिसलेनियस में आपको क्या क्या ध्यान में रखना है, तो हम यहाँ मिसलेनियस में आपको जो बताने वाले हैं वो है नागवंशी शासन व्यवस्था के स्थापना के बारे में। नागवंशी शासन व्यवस्था की स्थापना आपको शुरू में ही बताया कि संस्थापक कौन है, तो संस्थापक है फनी मुकुट राय। लेकिन इसको क्या मिला था, एक गिफ्ट मिला, उपहार मिला, किससे, तो मदरा मुंडा से। मदरा मुंडा को चूंकि कोई संतान नहीं थी तो उसका दत्तक पुत्र के रूप में फनी मुकुट राय था, तो उसी को सत्ता उसने सौंप दिया। यहाँ ये भी ध्यान में रखें कि उस मुंडा राजवंश के स्थापना का श्रेय किसे जाता, तो उसके आदि पुरुष जो है ऋषा मुंडा, उसको। ठीक है, और यदि क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि नागवंश का आदि पुरुष किसे कहा जाता है, तो नागवंश का आदि पुरुष जो है वो कहा जाता है फनी मुकुट राय को। आप इस चीज को ध्यान में रखें। ठीक है, नागवंश का आदि पुरुष कौन है, फनी मुकुट राय, और मुंडा राजवंश का आदि पुरुष कौन है, तो ऋषा मुंडा। ठीक है, अब फनी मुकुट राय ने जो अपनी राजधानी बनाई वो कौन था, सुतियांबे, और अंतिम राजधानी जो है इस नागवंश की वो कौन सी है, तो रातूगढ़।
ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अब देखते हैं कि उस ऋषा मुंडा के मदरा मुंडा के समय में इस राजवंश को 7 भागों में 7 गढ़ में विभक्त किया गया था और 21 परगने थे। 7 गढ़ और 21 परगना, ठीक है, याद रखेंगे। 7 गढ़ एवं 21 परगना में पूरा सूतिया खंड या नागवंश जो है उसका क्षेत्र बटा हुआ था। नागवंश का क्षेत्र बटा हुआ था कितने खंड में? तो 7 बड़े गढ़ में और 21 परगना के रूप में ये विभाग था। यहाँ आपको हम बता रहे हैं 7 गढ़ के बारे में। 7 गढ़ में कौन कौन सा था? तो लोहागढ़, जिसको कि आज अभी के समय में लोहरदगा बोलते हैं। दूसरा हजारगढ़, जिसको अभी के समय में हजारीबाग का क्षेत्र आता है। पालनगढ़, तीसरा में पालनगढ़ आता है पलामू का क्षेत्र। उसके बाद मानभूम, जो कि वर्तमान में धनबाद का एरिया है, वह क्षेत्र था। सिंहगढ़ सिंहभूम का क्षेत्र था। केसलगढ़, ये अब किताबों में उतना जानकारी नहीं है, लेकिन शायद ये यूपी का कुछ क्षेत्र था, ठीक है। उसके बाद सुरगुजागढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का एक जिला है, वहाँ वो क्षेत्र इसमें शामिल था। तो इस नज़रिए से यदि देखें तो मुंडा राजवंश या नागवंश का जो क्षेत्र था वो छत्तीसगढ़ के सरगुजागढ़ और यूपी के कुछ क्षेत्रों तक विस्तृत था। ये भी कहा जाता है कि उड़ीसा राज्य का क्योंझर क्षेत्र भी इस क्षेत्र में शामिल था, ठीक है। तो यहाँ ये ध्यान में रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि 7 गढ़ में आपको पूछ देगा कि सुरगुजागढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और इसमें है सूतिया राज की स्थापना किसने की थी? सूतिया राजवंश की स्थापना किसने की थी? ऋषा मुंडा ने। और सूतिया नागखंड इसको कहा जाता था या सूतिया राज कहा जाता था। इसी ने सूतिया के नाम से सूतियाम्बे राजधानी बनाई गई है, ठीक है, सूतियाम्बे, ठीक है। सूतिया राज की स्थापना की गई। सूतिया पाहन जो था इसका प्रथम राजा था, ठीक है। सूतिया जो मुंडा राजवंश होता है उसमें ऋषा मुंडा जो है वो आदि पुरुष है, जिसने मुंडा राजवंश की स्थापना करने का प्रयास किया। और जब वो प्रयास सफल हुआ तो उसमें सूतिया पाहन को राजा बनाया गया। पहला राजा कौन है मुंडा राजवंश का? तो सूतिया पाहन। और अंतिम राजा कौन है मुंडा का? तो वो है मदरा मुंडा। तो सूतिया पाहन ने अपनी जो राजधानी बनाई उसको सूतियाम्बे या सूतिया नागखंड कहा जाता है, या उस क्षेत्र को ही सूतिया खंड कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें से आपका लगभग जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ कुछ टॉपिक है जो कि आपको याद, एक टॉपिक और छूटा है, उसको आपको बता रहे हैं कि फनी मुकुट राय ने ही सर्वप्रथम बाहरी लोगों को आमंत्रित किया इस क्षेत्र में आने का। सबसे पहले यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम इतिहास में सर्वप्रथम किस स्थान पर ये उदाहरण मिलता है कि बाहरी लोग झारखंड में आए थे, तो सबसे पहला जो उदाहरण मिलता है, सबसे पहला उदाहरण है आपका, वो है फनी मुकुट राय का। फनी मुकुट राय ने ही सर्वप्रथम बनारस से बाहरी लोगों को, जो कि यहाँ के नहीं थे, उनको बुलाया झारखंड यानी कि ये नागवंश में या सूतिया नागखंड में, और उन लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाया, जिसमें से एक का नाम है भवराय श्रीवास्तव। भवराय श्रीवास्तव को फनी मुकुट राय ने दीवान के पद पर नियुक्त किया। धीरे धीरे यही बाहरी लोग जो थे वो यहाँ के जागीरदार बने, यहाँ के कह सकते हैं कि मूलवासी आदिवासी जो थे उनके जो हित थे उनको अपने हितों में साधने का काम किए।
खैर वो अलग की बात है, लेकिन जो फैक्ट था आपको हम बता चुके हैं इस वंश का। तो ध्यान रखेंगे किस चीज़ का, तो संस्थापक है फनी मुकुट राय। इसको शासन मिला किससे, मदरा मुंडा से। मदरा मुंडा कौन था, तो मदरा मुंडा था मुंडा राजवंश का अंतिम शासक या अंतिम राजा। पहला राजा कौन था, तो सुतिया पाहन। और सुतिया पाहन से पहले किसने राज्य बनाया, राज्य का गठन किसने किया था, तो ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा को क्या कहा जाता है, तो उसको उसको आदि पुरुष कहा जाता है। नागवंश का किस शासक को आदि पुरुष कहा जाता है, तो फनी मुकुट राय को कहा जाता है। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं इससे अगले वीडियो में, लेकिन इसके बाद का जो वीडियो होगा वो झारखंड के भूगोल से होगा। मिलते हैं इसके बाद के वीडियो में। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।